अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आंसर रियाज़ है और रिसर्च वी लॉ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रपोजल राइटिंग, यानी कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में आज हम बात करेंगे 3 कंपोनेंट्स की। आपको सामने नज़र आ रही होगी एक लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि किसी भी रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा होते हैं। ख़ास तौर पे हम थीसिस की बात कर रहे हैं कि उसका जब आप प्रपोजल सबमिट करवाते हैं तो उसका प्रपोजल कैसा होता है। तो इसके अंदर ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये उनकी तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कमोबेश यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करते हैं आप, अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका बैकग्राउंड देते हैं, आप रैशनल के ऊपर बात करते हैं, अपना रिसर्च प्रॉब्लम बताते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस शेयर करते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इसके साथ साथ आप हाइपोथेसिस क्या है आपकी स्टडी का वो बताते हैं, लिटरेचर रिव्यू देते हैं उस टॉपिक पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक पर इससे पहले किन लोगों ने काम किया, कौन सी मुख्तलिफ राय इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके हक में या उसके अगेंस्ट या जो भी उसके ऊपर डेटा है उस सारे को लिटरेचर रिव्यू में कवर करते हैं। इसके बाद बताते हैं कि हम आप कौन सी मेथोडोलॉजी क्या होगी आपके डेटा कलेक्शन की या रिसर्च की, वो आप मेंशन करते हैं और फिर साथ ही आप अपनी रिसर्च की सिग्निफिकेंस भी बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो है 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और आपकी जो पूरी रिसर्च है वो तकरीबन इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर ही मुश्तमिल होती है और जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल का डिफेंस देते हैं तो या उसको अपने आइडिया को डिफेंड करते हैं तो इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर आपकी क्लैरिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल किस हद तक एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हम बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम की और रैशनल की और रिसर्च की सिग्निफिकेंस की। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं। डेफ़िनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा जिसको आपकी रिसर्च जो है वो एक्सप्लोर करेगी। तो आपने बताना है कि आपका जो रिसर्च है वो किस प्रॉब्लम को फ़ोकस करेगी। तो आपने अपना प्रॉब्लम जो है डिफ़ाइन करना है। क्योंकि हम सोशल साइंसेज़ की बात करते हैं, हम सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, तो हम इस वक़्त इस एक इश्यू को जो कि एजिंग का एक इश्यू है, उसके ऊपर फ़र्ज़ करें अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जी इम्पैक्ट ऑफ एजिंग रिलेटेड सोशल एक्सक्लूजन अमंग ओल्डर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, यानी एक तो एजिंग है जो कि प्रॉब्लम है और इसका एक जो उससे रिलेटेड सोशल एक्सक्लूजन ओल्डर पीपल जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको हमने स्टडी करना है। फिर उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आप डिस्कस करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, यानी कि आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट के अंदर बयान करना होता है। आपने उसके ऊपर बताना उस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आपने ये बताना होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम का, इसका इशू है क्या, वो कितना रेलेवेंट है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये जो 4 बातें मैंने अभी मेंशन की, इसका सोर्स मैंने नीचे दिया हुआ है। ये मैंने इस सोर्स से जो है वो लेके यहाँ पे लिखी हैं। अगर आपने इसको मज़ीद स्टडी करना हो तो आप यही सोर्स यूज़ करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक बेहतर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने में। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपसे एक सैंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च प्रॉब्लम हमारा वही है एजिंग और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि एजिंग इज अ नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडीज, यानी हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। हाउएवर एजिंग रिलेटेड इश्यूज पर्टिकुलरली सोशल एक्सक्लूजन हैज नॉट बीन स्टडीड। ये हमारा इशू हो गया। तो आगे हमारा इसके साथ ही अब हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया। द स्टडी एम्स टू आइडेंटिफाई इम्पैक्ट ऑफ एजिंग रिलेटेड इश्यूज पर्टिकुलरली सोशल एक्सक्लूजन, यानी आपने ये भी बता दिया कि आपने एजिंग का इम्पैक्ट करना है आइडेंटिफाई, लेकिन related to social exclusion you have to be very specific on older people in Pakistan. The study findings will help to devise laws to make aging a healthy process. और आपने अपना एक जेनेरिक फर्दर ऑब्जेक्टिव भी दे दिया कि जो स्टडी है वो फर्दर क्या करेगी, यानी कि आप चले गए फील्ड में और आपने जाके
ओल्डर पीपल का डेटा ले लिया और आपने उसमें से देखा कि अच्छा सोशल एक्सक्लूजन किस हद तक वो फेस कर रहे हैं या किस हद तक नहीं कर रहे, लेकिन उसका फिर फ़ायदा क्या होगा? आपकी जो स्टडी की फाइंडिंग्स हैं, क्या वो ट्रांसलेट होंगी किसी पॉलिसी के अ, अंदर, या कोई लॉ बनेगा या किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी बनेगी? क्या ओल्डर पॉपुलेशन की लाइफ में कोई चेंज आएगा आपकी स्टडी से या नहीं? तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रपोज़ कर रहे हैं, वो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ब्रीफली मेंशन कर देंगे। इसके बाद आता है रैशनैल। सॉरी, रैशनैल जो है बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क कि बैकग्राउंड और रैशनैल में क्या फ़र्क होता है? बैकग्राउंड एक ओवरऑल टॉपिक की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन रैशनैल ये होता है कि आप ये रिसर्च जो है क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? व्हाई दिस रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड एट द फर्स्ट प्लेस? तो बहुत सारी वजूहात जो हैं वो आप रैशनैल के तौर पे दे सकते हैं। जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि पिछली जो रिसर्च हुई थी उसके अंदर गैप था जिसको हमारी रिसर्च जो है वो फुलफ़िल करेगी। या आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले से डेटा अवेलेबल नहीं है और इस वजह से हमें नए सिरे से रिसर्च करके इस टॉपिक के ऊपर डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि जी डेटा तो मौजूद है, लेकिन कुछ डायमेंशंस जो हैं इस इशू की, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल हेल्थ और सोशल एक्सक्लूजन, इस पर डेटा नहीं है। और चूँकि ये एक इमर्जिंग इशू है, क्योंकि जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और ओल्डर पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, और साथ ही उनके मसाइल तो हमें चाहिए, तो ये ज़रूरत है कि हम इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के लिए हमें डेटा चाहिए और वो मौजूद नहीं, इसलिए हम फील्ड में जाके खुद प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि जी डेटा तो मौजूद है लेकिन रिसेंट डेटा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत पुराना डेटा है जिसके ऊपर हम कोई नई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, तो वी नीड टू एनालाइज़ डॉक्यूमेंट द न्यू ट्रेंड्स। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जी डेटा के अंदर जेंडर एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया जो कि हमारी स्टडी कवर करेगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस लोकेलिटी के अंदर से डेटा नहीं कलेक्ट हुआ हुआ और हमें ये लगता है कि इस लोकेलिटी के अंदर से डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके रैशनैल में आ सकती हैं, यानी कि बताना आपने ये है कि आपकी ये जो रिसर्च है, आप क्यों कर रहे हैं। डेफ़िनिटली आपको उसको जस्टिफ़ाई करना होगा। अगर डेटा भी मौजूद है, लेटेस्ट डेटा है, जेंडर डायमेंशन है, हर चीज़ कवर्ड है, तो व्हाई आर यू गोइंग इनटू फील्ड? आई मीन दोबारा से इतनी एफर्ट और टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है? तो रैशनल जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने में आसानी हो। इसके बाद एक्सक्यूज़ मी, इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च की। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी रिसर्च प्रपोज़ल का। बेसिकली आपने कहा जी हम ये रिसर्च प्रॉब्लम है और हम ये रिसर्च करेंगे और ये इसका रैशनल है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपकी रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा? ये जो रिसर्च है इसका किसी अमली इक़दाम पे क्या असर पड़ेगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्डर पॉपुलेशन की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? तो ख़ैर आपको इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च जो है उसको अच्छा-सा आपको होमवर्क करना होगा, ताकि आप फिर पैनल को जस्टिफ़ाई कर सकें लॉजिकली और रैशनली कि आपकी रिसर्च क्यों ज़रूरी है और उसकी अहमियत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जी आपकी रिसर्च जो है वो इस टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करेगी और आपका रिसर्च जो गैप है वो फुलफ़िल करेगी। आप ये कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च जो है इस टॉपिक के ऊपर आपकी रिसर्च जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको स्टडी करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो इस प्रपोज़ टॉपिक के ऊपर जो इनसाइट्स प्रोवाइड करेगी उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी, और इस जो डिटेल्स जो हैं ना सिर्फ प्रॉब्लम की डेप्थ, ब्रेड्थ और सेवेरिटी को डॉक्यूमेंट करेंगी, बल्कि वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेंगी कि वो फिर उसके ऊपर कुछ लॉज़ या पॉलिसीज़ डिवाइस कर सकें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले कहा कि जैसे
ओल्डर पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जा रहा है और अगर वो सोशली एक्सक्लूड होते हैं और वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजारते, तो वो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिवली सोसाइटी को सर्व कर सकें। तो हमारी जो स्टडी है फॉर एग्जांपल, वो उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो रिकमेंड करेंगी पॉलिसी मेकर्स को कि वो किस तरह से इस प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को भी एक्टिवली इंगेज करें अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में या सोसाइटी की उसमें खिदमत में, ताकि उनका भी उनका जो लाइफ स्पैन है वो एक अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से गुजरे। अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद वो बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स का और मेंटल एलिमेंट्स का शिकार हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस लिंक को इस्टैब्लिश करें। आपके रिसर्च प्रॉब्लम से लेके आपका रैशनल और आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस, इन तीनों चीज़ों को आपस में वेल कनेक्टेड होना चाहिए लॉजिकली एंड रैशनली, ताकि जिसको भी आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाएँ उसको ये क्लियर हो कि आपके ज़हन में चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आप एक मसले को किस हद तक स्टडी करना चाह रहे हैं और उस स्टडी से आप क्या रिसर्च की या उस तबके की जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं थ्रू योर रिसर्च। तो एंड में आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो फ्यूचर रिसर्चर्स को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी कि उसके ऊपर बिल्ड करके मज़ीद रिसर्च कर सकें और मज़ीद एरियाज़ को एक्सप्लोर करें और आपकी रिसर्च इसमें हेल्प करेगी। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंट